हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टेस्ला की। तो टेस्ला का बोर्ड प्लान कर रहा है एलॉन मस्क को एज अ सीईओ निकालने के लिए। अभी के टाइम पे दो बड़े सक्सेसर्स प्लान किए जा रहे हैं। पहले है जो कंपनी के को फाउंडर है और करंट सीईओ भी है रेड बूट्स मटेरियल के। तो एक इंटरनल कैंडिडेट तो वो निकल के आ रहे हैं। बाकी अगर हम एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात करके चले तो एग्जीक्यूटिव वीपी जो है बीवाईडी के, जो अमेरिका के ऑपरेशंस को देख रहे हैं, उनको भी देखा जा रहा है एज अ एक्सटर्नल कैंडिडेट। अब देखते हैं एलन मस्क को निकाला जाएगा या फिर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने बोल दिया है कि वो डॉज को छोड़ रहे हैं। एलन मस्क ने जब डॉज को ज्वाइन किया था, जो कि यूएस गवर्नमेंट की कॉज को बचाने के लिए था, वहां पर एलन मस्क को साल के 130 दिन देने थे। अभी रिसेंटली एलन मस्क ने कहा तो था कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मैं फोकस करना चाहता हूँ अपनी कंपनीज के ऊपर। पिछले कुछ टाइम से टेस्ला के शेयर्स भी घटते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं एलन मस्क को हटाने की तैयारी चल रही है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले, जो $10 बिलियन की चिप डील थी इजराइल टार सेमीकंडक्टर के साथ में, उसको फिलहाल के लिए पॉज कर दिया गया है। अगर हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने प्लांट को अप्रूवल भी दे दिया था। 5,000 नौकरियां ये क्रिएट करने वाले थे, 8,000 से ज्यादा वेफर्स बनाने वाले थे महीने के, और अभी इसको पॉज किया गया है क्योंकि अडानी ग्रुप को ऐसा लगता है इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है और कुछ फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स भी आ रहे हैं। तो शायद ये डील फ्यूचर में होती हुई दिखाई देगी। पहले हमने वेदांता और फॉक्सकॉन की भी ज्वाइंट वेंचर की बात सुनी थी, $19.5 बिलियन का होने वाला था 2023 के अंदर, बट वो भी कॉस्ट और अप्रूवल इश्यूज के चक्कर में हो नहीं पाया था। बाकी अगर हम ब्लिंकिट की बात करके चले तो फाइनली वो इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर स्विच हो गया है। ये एक अच्छी चीज है देखा जाए ब्लिंकिट के लिए। पूरी कहानी समझने की कोशिश करो। अगर आप इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर आ जाते हो, दिस मीन्स आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आपका खुद का है, आपने उसको ऑलरेडी खरीद रखा है, तो आप मार्जिन के ऊपर कंट्रोल अच्छे रख सकते हो। मार्जिन के ऊपर कंट्रोल रखने से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर सुधार आएगा। दूसरी साइड पे एक बार को आप ये कह सकते हो कि अगर आप इन्वेंट्री मॉडल की तरफ जाते हो तो आपका कैश फ्लो फंस जाएगा, क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। माल को खरीद के एक गोदाम पे तो रखना ही पड़ेगा ना, तभी आप उसको बेच पाओगे। पर एटर्नल लिमिटेड की बात करके चले, जिसको पहले जोमेटो कहा जाता था, उनका ऐसा कहना है कि 1,000 करोड़ से नीचे की वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब 5% ही चाहिए जितना उनका प्रोजेक्शन है उसके ऊपर। और इसका रीजन क्या कह रहे हैं वो, इनका टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट है, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर रिप्लेनिश साइकिल हो जाएगी। कोई भी माल खत्म होने वाला हो उससे पहले ही टेक्नोलॉजी की वजह से उसको ऑर्डर कर दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से ये डील बढ़िया हो सकती है, क्योंकि इन्वेंट्री मॉडल तभी सक्सेसफुल है जब आपके पास में डिमांड हो। यहाँ पर इनके पास में प्रेडिक्टेड डिमांड है, तो मेरे हिसाब से इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लिंकिट बहुत बड़ा है क्विक कॉमर्स की स्पेस के अंदर, और इन्वेंट्री मॉडल पे आने से ये शायद प्रॉफिट की तरफ भी ले जा पाएगी इस बिजनेस को। ब्लिंकिट ने 294 स्टोर्स ऐड किए हैं अगर हम क्वार्टर 4 और फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करके चले तो, मतलब टोटल स्टोर्स हो गए 1300 से भी ज्यादा। बट इनके लॉसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर 3 के अंदर 103 करोड़ का लॉस था, क्वार्टर 4 के अंदर 178 करोड़ का लॉस हो गया। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो इन्होंने इन्वेंट्री वाला रूट लिया है, इससे इनका मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। बाकी हमको क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि एक्चुअली कितना डिफरेंस आया है। बाकी जोमेटो का जो प्रॉफिट है वो 78% घटता हुआ दिखाई दिया है, 39 करोड़ के ऊपर पहुंच गया क्वार्टर 4 के अंदर। रीजन भाई वही सेम है अगर देखा जाए तो, क्विक कॉमर्स में आपने डबल डाउन किया, उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दिए, लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल बिजनेस तो दिखाई दे रहा है कि बहुत ग्रो कर रहा है। अगर इनके फुल ईयर रेवेन्यू की बात करके चले फाइनेंशियल ईयर 25 की, तो 67% राइज आया है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पहले 12,000 करोड़ के आसपास था। और सुनने में कहानी बहुत प्यारी लग रही है, बट कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 20,000 करोड़ के साल के रेवेन्यू के लिए 39 करोड़ का अगर तुम प्रॉफिट कमाते हो, क्या ये सही है? क्या ये सही बिजनेस है? बाकी एटर्नल की बात करके चले तो उन्होंने ₹1.04 खर्च किया है ₹1 कमाने के लिए क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 की, मतलब लॉस में है कंपनी। तो क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? पता नहीं भाई, आप बताना अपने हिसाब से। बाकी जोमेटो वालों ने 15 मिनट फूड डिलीवरी वाला जो उनका सिस्टम था क्विक के नाम से, उसको रोक दिया है फिलहाल के लिए। अक्सर जोमेटो ये करता रहता है, कोई प्रोडक्ट निकालता है, उनको लगता है अपॉर्चुनिटी है, उसको टेस्ट करके देखते हैं, अगर समझ में आता है, डेटा पॉइंट्स अच्छे आते हैं, तो उसको रखा जाता है, वरना उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे इनका एवरीडे होम कुक मील आया था, तो इन्होंने उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि भाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही और कस्टमर एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंट है, कभी कह रहा अच्छा है, कभी कह रहा बुरा है। इस चक्कर में इन्होंने उसको बंद कर दिया।
इससे पहले जोमेटो इंस्टेंट हुआ करता था 2022 के अंदर, जोमेटो एवरीडे हुआ करता था, वो सब कुछ इन्होंने बंद किया है। अभी रिसेंटली कंपनी ने ब्रिस्टो निकाला है जो ब्लिंकिट के अंडर होने वाला है, जहां पर आपको रेडी टू ईट आइटम मिलने वाली है, स्नैक हो गया, बेकरी गुड हो गया, अभी वो चल रहा है, उसको बंद नहीं किया जा रहा और मुझे लगता है कि भाई वो प्रॉफिटेबल रहेगा, वो कहीं ना कहीं ब्लिंकिट के मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखाएगा। अगर आपको इसके बारे में जानना तो मैंने केस स्टडी बना रखी है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि सब के सब किस तरीके से जो क्विक फूड डिलीवरी वाले बिजनेस में लड़ने वाले हैं, चाहे जोमेटो हो गया, चाहे जेप्टो हो गया या फिर स्विगी हो गया, वो केस स्टडी देख लेना। वैसे हमारी एक और केस स्टडी आगे है जहां पर बहुत बड़े स्कैम्स के बारे में मैंने बात करी है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर यूनिकॉर्न्स की जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। फंडिंग जब भी कोई इन्वेस्टर दे रहा है तो बहुत ज्यादा कंपनी के बारे में चेक कर रहा है कि भाई कंपनी सही है या नहीं है, ढंग से कंप्लायंस कर रही है या फिर नहीं कर रही है। रिसेंटली हमको बहुत सारे घोटाले भी सुनने को मिले हैं अलग अलग कंपनी के अंदर, तो वाली वीडियो को देखना, आपको बेटर समझ में आएगा और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देख भी लिया होगा। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो 10 मिनट एयरटेल सिम डिलीवरी जो हो रही थी ब्लिंकिट के थ्रू, उसको रोक दिया है। 15 अप्रैल को एयरटेल और ब्लिंकिट ने पार्टनर किया था कि भाई अब एयरटेल के सिम बेचेंगे, 10 मिनट के अंदर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में डिलीवर कराएंगे। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि भाई शायद केवाईसी ढंग से नहीं हो पा रहे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ईमेल भेजा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को और बोला गया भाई केवाईसी के ऊपर ध्यान दो। अब एयरटेल वालों ने बोला भाई हम ढंग से केवाईसी कर रहे हैं, आधार बेस्ड जो केवाईसी है उसको यूज किया जा रहा है सिम को एक्टिवेट करने के लिए। ब्लिंकिट हमारा पार्टनर है जो डिलीवरी में हमारी मदद कर रहा है, एक्टिवेशन प्रोसेस पूरा एयरटेल ही हैंडल कर रहा है। बाकी अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने बोला चाइनीज कंपनीज भी पीएलआई स्कीम में अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर कंडीशन यही है कि चाइनीज कंपनीज अगर इंडिया के अंदर काम करना चाहती है, ढंग से स्केल करना चाहती है, तो 49% से ज्यादा वो होल्डिंग नहीं रह सकती, उनको 51% होल्डिंग देनी पड़ेगी इंडिया को। बेसिकली आपको एक ज्वाइंट वेंचर बनाना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से ज्वाइंट वेंचर से बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी उस एंटिटी को। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पीएलआई स्कीम में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के टाइम पे हमने देखा है एमजी और जेएसडब्ल्यू ने कोलैबोरेशन किया है और वो बहुत सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से। इन्होंने एमजी की विंडसर्फ निकाली है जिसकी 6 महीने के अंदर 20,000 गाड़ियां बिक गई है। आज मार्केट में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है विंडसर्फ, और अब ये प्लान कर रहे हैं 300 से $350 मिलियन रेस करना पीई से या फिर सॉवरेन वेल्थ फंड से, ताकि इंडिया के अंदर ये और एक्सपैंड कर सके और नई गाड़ियां ला सके और ज्यादा इन्वेंट्री के ऊपर काम कर सके। क्योंकि भाई जो इनकी ग्लोबल लाइनअप है ना, उसको इंडिया में भी ढंग से उतारा नहीं जा रहा। ग्लोबल लाइनअप आएगी तो बहुत मजा आएगा। बाय द वे एमजी चाइनीज कंपनी ही है। बाकी एथर के आईपीओ की बात करके चले तो फाइनली वो 1.43x सब्सक्राइब हो गया है फाइनल डे के अंदर। क्यूआईबीज की बात करके चले तो 1.7x ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एम्प्लॉइज के अंदर 5.43x ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। बाकी इनके लॉसेस की बात करके चले तो 26% घटते हुए दिखाई दिए ईयर ऑन ईयर, और पहले 9 महीने ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इन्होंने 577.9 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। इंप्रूवमेंट है बट भाई लॉस तो लॉस ही होता है। बाकी इनकी लिस्टिंग 6 मई को होगी, देखते हैं किस तरीके से जाता है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उन्होंने अपनी ई बाइक की डिलीवरी को रोक दिया है। उनकी रोडस्टर एक्स मोटरसाइकिल आने वाली थी अप्रैल के अंदर, अब उसको मई में निकालेंगे। क्यों निकालेंगे उसका कोई रीजन दिया नहीं गया है। 85,000 से 1,85,000 के बीच में इसका रेट है। बाकी कंपनी को क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था जब इन्होंने अपनी रोडस्टर एक्स की यूनिट फरवरी 2025 के सेल्स डेटा में दिखा दी थी। वो बाइक्स जो आपने डिलीवरी नहीं करी है अभी तक, इनफैक्ट डिलीवरी डेट निकलने वाली है, आपने तब तक डिलीवर नहीं करी है, उसको आपने सेल्स डेटा के अंदर दिखा दिया। दिस इज नॉट राइट। सेबी ने भी इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई है कि भाई ये किस तरीके से आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ही कहूंगा मैं, ये कॉन्स्टेंटली जो ओला के साथ में देखने को हमको मिल रहा है। बाकी टीवीएस सबसे आगे निकल गया है। टू व्हीलर मार्केट शेयर की बात करके चले, टीवीएस मोटर 22% मार्केट रख के बैठा है इस टाइम पे। 154% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी है अप्रैल के महीने के अंदर। भाई बहुत बड़ी ग्रोथ है अगर देखा जाए तो। ओला की बात करके चले तो 21% मार्केट शेयर के ऊपर बैठा है। ईयर ऑन ईयर 42% सेल्स घटती हुई दिखाई दी है इनकी। थर्ड नंबर पे बजाज ऑटो आता है 21% मार्केट शेयर के साथ में, और उसके बाद में एथर एनर्जी आता है 14% मार्केट शेयर के बाद में, और सबसे नीचे अगर बात करके चले तो हीरो मोटोकॉर्प है 7% मार्केट शेयर के साथ में। तो यहाँ पे क्लियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एस्टैब्लिश ब्रांड है,
उस पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। बाकी अमूल की बात करके चले तो अमूल अब दूध के अलावा और भी चीजों में एक्सपैंड कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। पहले प्रोटीन की भी बात निकल के आई थी और वो तो बहुत सारी आइटम वो पहले ही से ही बेच रहा था। अब कहा जा रहा है चाय पत्ती, चीनी, स्पाइसेस सब वो बेचेंगे। बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर के अंदर प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई करने का प्लान है इनका। इनकी आइसक्रीम की सेल का जो टारगेट है वो 35 से 40% है ग्रोथ का इस साल। अमूल वाले ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लो, साउथ एशिया की बात कर लो या फिर अफ्रीका की बात कर लो। कंपनी का टारगेट है 1 लाख करोड़ की टर्नओवर अचीव करना फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। अभी के टाइम पे 66,000 का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। तो ऐसा क्या जादू करने वाला है, रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बाकी Xiaomi इंडिया की बात करके चले तो उनका जो मार्केट शेयर है वो 13% से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया Q1 के अंदर। जो उनके नए मॉडल निकल के आए थे Redmi Note 14 सीरीज, इनफैक्ट पोको सीरीज, सबकी उतनी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब Xiaomi का प्लान है कि उसको क्लियरेंस करो, निकालो भाई, हो गई गलती हो गई। सैमसंग की बात करके चले तो उनका भी मार्केट शेयर घटता हुआ दिखाई दिया है। Vivo है एक्चुअल मार्केट लीडर आज के टाइम पे 22% मार्केट शेयर के साथ में। Oppo 15% के ऊपर बैठा है, Realme 11% के ऊपर बैठा है। एप्पल की डिमांड में ग्रोथ तो आ रही है पर वो परसेंटेज वाइज बहुत नीचे है इंडिया के अंदर। अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड की बात करके चले तो वो नथिंग है, उसके बाद में मोटरोला है। मेरे हिसाब से नथिंग तो बढ़िया काम कर ही रहा है, मोटरोला भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार। आप चार्ट के अंदर देखो, आपको परसेंटेज सबकी दिखाई दी जाएगी कि पहले Q1 ऑफ 2023 के अंदर क्या सीन था और Q1 ऑफ 2024 के अंदर क्या सीन दिखाई दिया है, किस किस ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, किस किस ने ग्रोथ घटाई है। बाकी पाकिस्तान की मार्केट की बात करके चले तो 3% से ज्यादा क्रैश करती हुई दिखाई दी। इसका रीजन क्या है? जो पोटेंशियल वॉर कंसर्न लग रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं 24 से 36 घंटे के अंदर भाई लड़ाई हो जाएगी, वो इंडिया हम पे अटैक कर देगी। इसके चक्कर में मार्केट क्रैश वहां की होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट साइट को हैक किया है, जहां पर उन्होंने प्रो पाकिस्तानी मैसेजेस दिखाए, एंटी इंडिया पोस्ट किए गए। उन हैकर्स ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है पाकिस्तान साइबर फोर्स के नाम से। बाकी ये साइबर अटैक भाई बहुत खतरनाक चीज है। अभी हम सबके सब बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, एआई वाली दुनिया की। आप समझो ना, अगर एआई डिजिटलाइजेशन आ जाएगा तो ये हैकर्स भी एक आर्मी पर्सनल के लेवल के हो सकते हैं। ये हैकर्स भी आर्मी से ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं किसी देश को। उम्मीद तो यही है कि भाई टेक्नोलॉजी पे इतना ड्रिवन नहीं हो जाएगी सारी चीजें कि कोई हैक करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर ले। बाकी मेटा की बात करके चले तो उनका प्लान है $1.4 ट्रिलियन का रेवेन्यू लाना एआई से 2035 तक। इसका मतलब इतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगी इनके एआई के अंदर। बट सवाल ये है कैसे पैसे कमाएंगे? इनका लामा तो ओपन सोर्स है, वो तो कोई भी चला सकता है, तो पैसे कैसे कमाएंगे? पहली चीज, इनका लामा जो मॉडल है वो एपीआई सर्विस पे भी अवेलेबल है, तो वहां से ये कुछ पैसा कमाएंगे। साथ में कुछ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स है इनके, वहां से पैसा कमाएंगे। मेटा एआई के अंदर एड्स रन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ला सकते हैं, वहां से पैसा कमाएंगे। सब्सक्रिप्शन कैसे लाएंगे? जिस तरीके से हम चैट जीपीटी में सब्सक्रिप्शन देते हैं वैसे ही इसमें दे सकते हैं। और फ्यूचर अगर यही होने वाला है तो उसके अंदर एड्स भी हमको देखने को मिलेगी। मुझे पर्सनल लगता है मेटा का जो ग्लासेस है ना, वो एक बड़ा डिवाइस बन सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर। एक बढ़िया अडॉप्शन हो जाएगा लोगों के लिए जो कि फोन नहीं निकालना चाहते, सिर्फ चश्मे के अंदर ही सारा काम करना चाहते हैं। बाकी मेटा वालों ने $42.31 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया Q1 के अंदर, और ये एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट है। एक्सपेक्टेशन थी $41.40 बिलियन की, ये $0.9 बिलियन ज्यादा ले आए हैं। बाकी अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। इनका यूजर बेस 6% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल मेटा की कहानी पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। बाकी यूएस इकोनॉमी की बात करके चले तो उनके लिए चीजें अच्छी नहीं है। पहली बार उनकी इकोनॉमी श्रिंक होती हुई दिखाई दी है 2022 से। ज्यादा श्रिंक नहीं हुई है, 0.3% ही हुई है, बट भाई श्रिंक होती हुई दिखाई दी है। तो क्या यूएस अब रिसेशन की तरफ जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी एक क्वार्टर तो भाई नेगेटिव आ ही गया है, और जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए गए हैं, कि टैरिफ बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं की इकोनॉमी पे लोड आएगा। तो इसकी वजह से ये वाला क्वार्टर भी नेगेटिव जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या एक्चुअली यूएस रिसेशन में आ गया है? शायद ये थॉट बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं है, क्योंकि ये खबर तो मेन स्ट्रीम होनी चाहिए थी। अब कहा जा रहा है जो डिक्लाइन है ना, ये डॉज की जो स्पेंडिंग थी उसको कम करने की वजह से हुई है।
जो फजूल खर्चे किया करती थी यूएस गवर्नमेंट, उसको कम करोगे तो आपकी जीडीपी के ऊपर फर्क पड़ेगा। साथ में जो टैरिफ लगाए गए हैं उस चक्कर में कंपनियों ने स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया। मतलब माल इकट्ठा करके रख लो भाई, चाइना के ऊपर सैंक्शन लगने वाला है, अपना 6-8 महीने का माल लगा के रख लो। अब आपने माल तो मंगा लिया, बेचा है नहीं, इसके चक्कर में आपके जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी चाइना की फैक्ट्री एक्टिविटी की बात करके चले तो अप्रैल के महीने के अंदर 2 ईयर लो पे जाती हुई दिखाई दी, और सीधी सी बात है भाई, क्यों हुआ है? सैंक्शंस की वजह से हुआ है। अगर आप देखोगे मार्च में तो नंबर ठीक दिखाई दे रहे थे, अब अप्रैल का डेटा निकल के आया, वो सही नहीं निकल के आया है, क्योंकि माल तो सारा का सारा एक्सपोर्ट ही करना था ना, एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे तो क्या करेंगे। बाकी मार्केट बंद थी, और इसी के साथ में आज की ये बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। और भाई प्लीज़ आज लाइक कर देना। आपको नहीं पता मेरे को कितनी नींद आ रही है, रात का 1 बज रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं घर से फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ चेंज दिखाई दे, ये एआई आवाज़ नहीं है भाई, मैं थोड़ा सुस्त हो रखा हूँ, बस बात ये है। फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे कॉन्स्टेंटली। तो अभी मैं आया तो शूट किया मैंने आपके लिए, ताकि आपको सुबह न्यूज़ मिल पाए। और अगर न्यूज़ थोड़ी डिले होती है, टीम को एडिट करने में भी कई बार टाइम लग जाता है, समझ जाना। अगर कोई गालियाँ दे रहा हो तो प्लीज़ उससे लड़ लेना मेरे लिए।